अक्सर मन में सवाल आता है, क्या सच में कड़ी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है? और लालच, उसका अंजाम आखिर क्या होता है? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही जानी-मानी कहानी के जरिए जो इन गहरी बातों की पड़ताल करती है। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। सोचिए एक ऐसी जगह की जहां आसमान से पानी नहीं, सिर्फ धूल बरसती है और उम्मीदें भी जमीन की तरह ही सूखी हुई हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक ऐसे ही गांव धौलपुर से, जहां जिंदा रहना ही अपने आप में एक रोज की जंग है। और इसी निराशा के माहौल में हमारी मुलाकात होती है योगेश से। वो एक बहुत ही हुनरमंद कुम्हार है, लेकिन हालात ने उसे टूटने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये है योगेश। इसके हाथों में जादू था, खूबसूरत मटके गढ़ता था। पर आज वही हाथ खाली हैं। सूरज की जो बेरहम गर्मी है ना, उसने सिर्फ जमीन को नहीं बल्कि योगेश की हिम्मत को भी जैसे झुलसा कर रख दिया है। और नतीजा, काम धंधा बिल्कुल चौपट। और बस हताशा की एक ऐसी घड़ी आती है जब योगेश का सब्र का बांध टूट जाता है। वो चिल्लाता है, भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन ये मटके का काम अब और नहीं करूंगा। और गुस्से में वो अपनी ही मेहनत से बनाए मटकों को एक एक करके तोड़ देता है। हर टूटता मटका जैसे उसकी टूटी हुई उम्मीदों का ही एक टुकड़ा हो। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे घनी और अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है। योगेश के घर पर किस्मत एक ऐसा मोड़ लेकर इंतजार कर रही थी जो उसकी पूरी जिंदगी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। अपने तोड़े हुए सामान के मलबे के बीच योगेश को एक आखिरी मटका मिलता है। वो उसे भी तोड़ने के लिए उठाता है, लेकिन अरे, ये मटका तो कुछ अलग ही है। ये उसके हाथों से ऐसे चिपक जाता है, टूटने से साफ इनकार कर देता है, जैसे मानो इसकी अपनी कोई मर्जी हो। और पता चलता है कि ये कोई मामूली मटका है ही नहीं, ये तो एक जादुई मटका है। एक ऐसा बर्तन जो अमृत जैसी लस्सी बना सकता है, जिससे बीमार ठीक हो जाते हैं, और तो और इस सूखे में बर्फबारी भी करा सकता है। मतलब योगेश की हर मुश्किल का हल। लेकिन हाँ, इस जादुई तोहफे के साथ एक बहुत जरूरी चेतावनी भी जुड़ी हुई थी। और यही यही इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है, वो शर्त। मटके ने कहा, मेरा इस्तेमाल करना तो सिर्फ भूख मिटाने के लिए करना, कभी भी स्वार्थ और लालच के लिए नहीं। ये एक सीधा सा नियम था, लेकिन यही वो चेतावनी थी, वो नैतिक कंपास जो आगे की पूरी कहानी को दिशा देने वाला था। अब जरा यहां देखिए, कहानी के दो बिल्कुल अलग पहलू। एक तरफ है योगेश, जो अपनी जादुई लस्सी गरीबों और बीमारों में मुफ्त में बांट रहा है, और दूसरी तरफ है गांव का अमीर आदमी देवदत्त, जो सोच रहा है, अरे अगर ये मटका हाथ लग जाए तो हम तो करोड़पति बन जाएंगे। मतलब एक तरफ निस्वार्थ सेवा और दूसरी तरफ सिर्फ लालच। और बस यहीं से कहानी एक अंधेरा मोड़ लेती है, जब देवदत्त का लालच उस पर हावी हो जाता है। उसी रात अंधेरे का फायदा उठाकर देवदत्त अपना दांव चलता है। वो अपने नौकर के साथ मिलकर योगेश का ठेला और वो जादुई मटका चुरा लेता है। वो बेचारा ये नहीं जानता था कि जिस जादू को वो काबू करना चाहता है, वो ताकत उसके लालच से कहीं ज्यादा बड़ी है। अगली सुबह होते ही देवदत्त का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। वो उसी लस्सी के एक गिलास के लिए पूरे 100 रुपए मांगता है। सोचिए, उस गरीब गांव के लोगों के लिए ये कितनी बड़ी रकम होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब भी बर्फबारी हुई? आसमान से क्या बरसा? मटके के जादू ने जब देखा कि उसका मालिक अब एक लालची इंसान है, तो उसका असर कैसा होगा? नतीजा वो बिल्कुल नहीं था जिसकी देवदत्त ने उम्मीद की थी। ठंडी बर्फ की जगह आसमान से बरसने लगे जलते हुए गर्म अंगारे। जी हां, अंगारे। मटके ने कोई चमत्कार नहीं किया, बल्कि एक भयानक सजा दी। ये जैसे सीधे सीधे लालच के विनाशकारी रूप को दिखा रहा था। और फिर मटका खुद बोलता है। उसकी आवाज मानो बिजली की तरह कड़कती है। लालच एक अभिशाप है, और तुझे तेरे लालच की सजा मिली है। ये देवदत्त के स्वार्थी इरादों पर एक सीधा और साफ फैसला था। ये जो आग का मंजर था, ये कहानी का क्लाइमैक्स था। और इसके बाद आता है हिसाब का वक्त और उसके अंजाम का। जादू मानो खुद अपनी गलती सुधारता है। वो ठेला अपने आप बिना किसी के चलाए सीधा अपने असली मालिक योगेश के पास वापस दौड़ जाता है। अच्छाई का वो साधन वापस उसी के पास पहुंच जाता है जिसने उसका इस्तेमाल अच्छाई के लिए किया था। और देवदत्त अपने किए का नतीजा देखकर वो घुटनों के बल गिर जाता है और माफी मांगने लगता है।
उसे अपने लालच की भयानक गलती का एहसास हो जाता है और वो वादा करता है कि वो अपनी सारी दौलत गांव की भलाई के लिए दान कर देगा। तो अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, कहानी अपनी जगह पे वापस आ गई है, तो चलिए जरा इस कहानी के असली मतलब, इसकी सीख पर गौर करते हैं। कहानी का सार खुद योगेश के शब्दों में छिपा है। वो कहता है, असली सुख अपनी मेहनत की कमाई में ही होता है। और ये कितनी गहरी बात है ना, कि सच्ची खुशी सिर्फ दौलत इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि ईमानदारी से की गई मेहनत और उससे मिले संतोष में है। तो ये कहानी हमें जैसे कामयाबी के लिए एक सीधा सा रास्ता दिखाती है। पहला कदम कड़ी मेहनत करो, दूसरा दूसरों की मदद करो, और तीसरा जो मिले उसमें संतोष पाओ। ये एक ऐसी सोच है जिसकी बुनियाद ही मेहनत और सबकी भलाई की भावना पर टिकी है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कोई अपनी मेहनत और अपनी तरक्की और साथ ही साथ दूसरों की भलाई के बीच एक संतुलन कैसे बना सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो उस कहानी के दौर में जितना ज़रूरी था, उतना ही या शायद उससे भी ज़्यादा आज के दौर में ज़रूरी है।